क्या आप जानते हैं आज से करीब 200 साल पहले आपकी पहचान आपके नाम से नहीं थी, बल्कि इस बात से हुआ करती थी कि आप किस राजा के गुलाम हैं। From crowns forged in blood to empires carved across continents. उस समय देश नाम की कोई चीज नक्शे पर होती ही नहीं थी। लोग एक दूसरे की भाषाओं को भी नहीं समझते थे। फिर भी एक अनपढ़ सिपाही अपने राजा के इशारे पर अपनी जान तक दे दिया करते थे। पर फिर इतिहास के पन्नों में एक ऐसी चिंगारी उठी जिसने सोने के मुकुट को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। आखिर वो कौन सी ताकत थी जिसने रातों रात करोड़ों अजनबियों को भाई भाई बना दिया? किसने सिखाया कि वफादारी राजा के लिए नहीं बल्कि मिट्टी के लिए होनी चाहिए? क्या ये कोई चमत्कार था या फिर राजाओं के सिस्टम को हैंग कर देने का एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान? आज हम उस धुरंधर ताकत की बात करेंगे जिसने दुनिया राष्ट्रवाद कहती है। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम आपको यूरोप के उन गलियारों में लेके चलेंगे जहां इनकलाब की खुशबू और राजाओं के पसीने की गंध एक साथ चलती थी। ये कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। Before democracy found its voice, Europe was ruled by crowns, conquest, and the hunger for power. This is the story of Europe's kings and queens. चलिए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या है। भैया, राष्ट्रवाद का सिंपल मतलब है ये देश मेरा है और हम सब का है। इसकी शुरुआत 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से हुई। फ्रांस के लोगों ने कहा राजा से, सुन बे, ये देश हमारा है और इस देश को हम ही संभालेंगे और यहां पर तुम्हारा राज नहीं चलेगा। फ्रांसीसी क्रांति के जो लोग थे वो एक तरीके से बहुत ज्यादा गुस्से वाले मोड में आ गए थे और उन्होंने पितृभूमि, एक वर्ड आता है आपकी बुक के अंदर जिसे बोला जाता है ला पिटारे, उसका नारा दिया। उन लोगों ने देश का एक नया तिरंगा झंडा तैयार किया और आंतरिक टैक्स जो हुआ करते थे ना उसको खत्म कर दिया और फ्रेंच भाषा को ऐसे प्रमोट किया जैसे आजकल लोग इंस्टाग्राम पर जो ट्रेंडिंग ऑडियोज होती हैं ना उनको प्रमोट करते हैं। फिर एंट्री होती है नेपोलियन बोनापार्ट की। नेपोलियन बोनापार्ट वो सिर्फ एक राजा नहीं थे बल्कि यूरोप के असली धुरंधर थे। एक ऐसे धुरंधर जिन्होंने अन्याय करने वालों के पसीने छुड़ा दिए। नेपोलियन बोनापार्ट सन 1804 में फ्रांस के राजा बनते हैं और राजा बनने के बाद नेपोलियन कोड को लेकर आते हैं। उस नेपोलियन कोड में उन्होंने जनता को वो हक दिए जो अब तक सिर्फ बड़े बड़े खानदान के लोगों के पास थे। नेपोलियन ने कहा कि भैया अब नियम सबके लिए समान होंगे। उन्होंने सामंती व्यवस्था, मतलब जो जमींदारी व्यवस्था थी, उसकी जड़ें हिला दी, किसानों को गुलामी से आजाद किया और सबको कानून के सामने बराबरी का हक दिया। लोगों को लगा कि भैया ये वही धुरंधर है जो हमें पुराने जुल्मों से बचाएगा। पर भाई, धुरंधर बनने की एक कीमत होती है। नेपोलियन ने जैसे ही भारी टैक्स और सेना में जबरदस्ती भर्ती शुरू कर दी, लोगों का भरोसा नेपोलियन से हटता चला गया और लोग बोलने लग गए कि भैया अधिकार तो दे रहे हो पर हमारी जान क्यों मांग रहे हो। विद्रोह हुआ। हमने ये देखा कि पूरे के पूरे यूरोप में नेपोलियन के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लग गया और लोग नेपोलियन के खिलाफ विद्रोह करने लग गए। 1815 की वियना कांग्रेस का समय आ जाता है, यानी कि सन 1815 में जो हमारा नेपोलियन है वो हार जाते हैं और नेपोलियन की हार के बाद एक मीटिंग की जाती है जिसे हम लोग वियना कांग्रेस के नाम से जानते हैं। और अब कहानी के अंदर एंट्री होती है ड्यूक मेटरनिक की। मेटरनिक वो मोहल्ले के खड़ूस अंकल थे जिन्हें हर एक नई चीज से दिक्कत हुआ करती थी और उन्होंने कहा कि नेपोलियन ने जितने भी नए नए चीजों को लेकर आया है उसे हटा दो भाई, उसे खत्म कर दो। और उनका कहना था कि अब हमें पुराना जो सिस्टम है, यानी कि जो पुराना राजतंत्र है, वो लेकर आना है। लेकिन जो युवा लोग थे, जो नौजवान पीढ़ी थी, उनके अंदर गुस्सा आने लग गया और अब वो आजादी और बराबरी की डिमांड करने लग गए। हालांकि इसमें से एक छोटा हमने बदलाव या गलती होते हुए देखी कि लोगों को वोट तो दिया गया, लेकिन जो वोट देने का अधिकार दिया गया वो सिर्फ अमीर जो पुरुष थे या फिर जो अमीर मर्द थे उन्हीं को दिया गया। औरतों और गरीब लोगों को वोटिंग राइट से बिल्कुल बाहर रखा गया। अब आती है सबसे रोमांचक कहानी ग्रीस की या फिर यूनान की। ग्रीस ऑटोमन साम्राज्य के चुंगल में था। पूरे यूरोप में जो ग्रीस है या फिर जिसे हम लोग यूनान कहते हैं उसे यूरोप की सभ्यता का पालना कहा जाता है। मतलब यूरोप ही एक ऐसा देश था जहां पर विज्ञान, ज्ञान और खगोल और भूगोल के बड़े बड़े आविष्कार हो रहे थे और इसीलिए यूनान को बाकी सारे जो देश थे एक तरीके से अपना आदर्श मानते थे। अब होता क्या है
यहां पर रोमांटिक वाद आता हुआ दिखता है। बहुत सारे जो कलाकार थे उन्होंने ग्रीस की आजादी के लिए कुछ ऐसी कविताएं, कुछ ऐसे गीत, कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसे नाटकों को लिखा जिनको पढ़कर, देखकर, सुनकर लोगों में राष्ट्रवाद पैदा हुआ। कहानी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक अंग्रेज कवि हैं जिनका नाम है लॉर्ड बॉर्नॉय। वो इतने ज्यादा भावुक हो गए थे कि अपनी वसीयत को बेचकर वो जंग लड़ने के लिए चले जाते हैं। आखिर में 1832 में जाकर कुस्तुनतुनिया की संधि होती है और उस कुस्तुनतुनिया की संधि के अंदर जो यूनान है या फिर जो ग्रीस है उसे ऑटोमन साम्राज्य से आजादी मिल जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं जर्मनी के एकीकरण की। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो शब्द है एकीकरण, इसका मतलब क्या होता है। कोई देश जो टुकड़ों में बटा हुआ हो और उस टुकड़े में बटे हुए देश को जब इकट्ठा कर दिया जाता है उसी को हम लोग एकीकरण कहते हैं। जर्मनी जो आज एक देश है, एक देश बनने से पहले 39 अलग अलग टुकड़ों के अंदर विभाजित था और इन 39 अलग अलग टुकड़ों को एक करने वाला व्यक्ति है जिसका नाम है ऑटोमन बिस्मार्क। बिस्मार्क का ये बोलना था कि भैया भाषण से कुछ नहीं होगा, हमें काम करना होगा और काम कर कर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने देश को इकट्ठा कर सकते हैं। बिस्मार्क ने एक सोच को प्रदर्शित किया या फिर एक विचारधारा को प्रदर्शित किया जिसे हम लोग रक्त और लोहे की नीति से जानते हैं। मतलब उन्होंने बोला कि पूरे देश को इकट्ठा करने के लिए मैं खून की नदियां बहा दूंगा और मैंने लोहा यानी कि तलवारें उठा ली हैं और मैं पूरे देश को इकट्ठा करके दिखाऊंगा। बिस्मार्क वो एक ऐसे योद्धा या फिर एक खिलाड़ी थे जो 7 सालों तक 3 बड़े बड़े युद्धों को लड़ते हैं और 1871 में जो 39 टुकड़ों में बटा हुआ हमारा जर्मनी था उसे एक कर देते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जर्मनी से लेके चलते हैं आपको इटली। एक देश बनने से पहले इटली भी 7 अलग अलग टुकड़ों के अंदर विभाजित था या फिर बटा हुआ था और इटली को एक करने में कुछ अलग अलग लोगों का योगदान था। सबसे पहले आते हैं जोसेपे मैज़्ज़नी। वो क्रांतिकारी थे जो क्रांति के जरिए जो इटली था उसे एक करने की कोशिश करते हैं। वहीं पर बात की जाती है काउंट कैमिलो दा कावूर की। ये दिमाग से चलने वाले व्यक्ति थे जो बहुत ही समझदारी के साथ इटली के जो 7 टुकड़े थे उनको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। और एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है जोसेफ गैरिबाल्डी। ये योद्धा थे, ये पूरे तौर पर इटली को एक करने के लिए लड़ाई लड़ते हैं और इटली को एकीकृत करने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। 1861 वो एक समय आता हुआ दिखता है जब इटली के जो ये 7 अलग अलग टुकड़े थे इनको इकट्ठा कर लिया जाता है और विक्टर एम्यूनियल ये जो व्यक्ति हैं इनको समग्र इटली का राजा बना दिया जाता है और इटली जो टुकड़ों में बटा हुआ देश था 1861 में एक संकलित या फिर एकीकृत देश बन जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं ब्रिटेन की अजीबोगरीब कहानी के बारे में। ब्रिटेन को एक देश बनाने के लिए कोई जंग नहीं हुई, वहां तो एक कानून लाया गया जिसे हम लोग एक्ट ऑफ यूनियन के नाम से जानते हैं, जो 1707 में यानी कि 1707 में लाया गया, जिसके जरिए स्कॉटलैंड और आयरलैंड इन दोनों देशों को इकट्ठा करके लाया गया और ब्रिटेन ने दोस्ती के नाम पर इन दोनों इलाकों को अपने अधीन कर लिया और ब्रिटेन या फिर यूनाइटेड किंगडम बना दिया। चलिए अब बात कर लेते हैं मारियान और जर्मेनिया की। देश को चेहरा दिखाया गया, जैसे फ्रांस के अंदर एक महिला को चित्रित किया गया जिसे हम लोग मारियान कहते हैं और जर्मनी के अंदर जर्मेनिया नामक महिला को बनाया गया। इन दोनों महिलाओं की जो मूर्ति थी वो देश के अलग अलग हिस्सों में लगाई गई। ये दोनों महिलाएं इन दोनों देशों की आजादी की ब्रांड एम्बेसडर थीं। जर्मेनिया और मारियान से अब हम बढ़ना चाहेंगे आगे और बात करना चाहेंगे बाल्कन की। बाल्कन क्या है? यूरोप को अगर आप देखते हैं और यूरोप का जो निचली हिस्सा है जिसे हम लोग दक्षिणी यूरोप के नाम से भी जानते हैं, उस भूभाग को बाल्कन कहा जाता है और यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उन्हें स्लाव कहा जाता है। इस बाल्कन एरिया पर एक तरीके से बहुत लंबे टाइम तक ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा था और ऑटोमन साम्राज्य इस इलाके पर किसी भी तरीके से कोई छूट नहीं दे रहा था। ये लोग ऑटोमन साम्राज्य से आजादी की कोशिश करते हैं और आजादी इनको मिल भी जाती है। इस बाल्कन इलाके में बहुत सारे नए नए देश हमें आते हुए दिखते हैं। जब ये देश ऑटोमन साम्राज्य से आजादी हासिल कर चुके होते हैं उसके बाद ये आपस में लड़ने लग जाते हैं, जैसे किसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तुम लोग अपने दोस्तों के साथ लड़ते हो। और फिर इसी के साथ हमारी घटना बढ़ती है प्रथम विश्व युद्ध की तरफ। साल 1914 का वो समय जब दुनिया के अंदर हमने प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होते हुए देखा और इस आरंभ में दुनिया में लगभग 90 लाख के करीब जो लोग थे वो मर जाते हैं। लगभग 2 करोड़ के करीब जो लोग हैं वो घायल हो जाते हैं और वो पूरे तौर पर पूरी दुनिया को हिला कर रख देता है। बात कर लेते हैं कि ये जो पूरा का पूरा हमारा अध्याय रहा, इस चैप्टर के अंदर हमने समझा कि राष्ट्रवाद ने एक तरीके से आजादी की बात की
और लोगों में देशभक्ति की बात को रखा और लोगों को ये बताया कि भैया हमें देश के बारे में सोचना है, देश पहले आता है, राजा और शासक बाद में। तो इस पूरी कहानी से हमें बहुत सारी बातें जानने को मिली कि आखिर राष्ट्रवाद होता क्या है और कैसे दुनिया के ये अलग अलग देश हमें वर्तमान समय के अंदर बनते हुए देखने को मिले। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी ये सारी बातें समझ में आई होंगी। आप लोगों से मुलाकात करते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर और एक नए अध्याय का बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारा ये जो आज का चैप्टर है आपको बहुत पसंद आया होगा। अब हमारी आप लोगों से मुलाकात होगी अपने अगले चैप्टर के अंदर, और अगर आप लोग अगले चैप्टर को देखना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म देखने को मिलेगा। उस फॉर्म को आप जरूर भर दें और फिर जो हमारी अगले चैप्टर की कहानी होगी वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने जा रही है। तो जल्द से जल्द इस गूगल के फॉर्म को भरें और आप लोगों से मुलाकात करते हैं अपनी अगले चैप्टर में।